हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर के लिए। सीएमए इंटर उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2025 या दिसंबर 2025 के बाद कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए इंटर का जो पेपर नंबर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका जो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 टर्म के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है सेट 1, आज हम उसका डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है जिसमें सेट 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही सेट 2 आपका आएगा उसका सॉल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा हम ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे जून 2025 तक के जो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर जून 2025 तक के आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जल्दी दिसंबर 2025 के लिए रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 100% सिलेबस की रिवीजन सीरीज ये रहने वाली है, आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में जो मैं आपको यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस अभी तक सर्च कर रहे हैं, बाई करना चाहते हैं, तो मोबाइल ऐप से मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 फॉर दिसंबर 2025 पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर मैं पेपर की पैटर्न की बात करूं तो पेपर की पैटर्न में एज सच कोई चेंज नहीं है, वही नॉर्मल पैटर्न है एग्जामिनेशन पैटर्न कि आपको सबसे पहले सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू गिवन है 2 मार्क्स के जो कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसके बाद 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि अटेम्प्ट आपको करने। तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 इंटू 2 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द फोकस एरिया ऑफ द। तो 4 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। क्वेश्चन का कहना है क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये कौन सी स्टेज में कवर किया जाता है। तो आंसर विल बी डी, फोर्थ स्टेज में हम क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड एमसीक्यू भी आपको थ्योरी देखने को मिल रहा है। विच पर्सनल ऑफ ए फाइनेंशियल फर्म प्ले ए की रोल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनमें से कौन से पर्सनल का रोल देखने को मिलता है, वो भी की रोल देखने को मिलता है। इन्वेस्टर, सप्लायर, मैनेजर या कस्टमर। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो की रोल जो है वो मैनेजर्स का देखने को मिलता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैनेजर्स। थर्ड पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम would probably provide the greatest benefit for the organization that use job order costing, process costing, standard costing या फिर historical costing। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम वुड प्रोबेबली प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जो जॉब कॉस्टिंग या ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं उनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए बैच लेवल एक्टिविटी। सर इनमें से बैच लेवल एक्टिविटी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए इज प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर, ऑप्शन बी इज डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी इज रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स एंड ऑप्शन डी इज सेट अप इक्विपमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो एक बैच लेवल एक्टिविटी नहीं है। प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर में भी बैचेज चलते हैं, रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर रिसिप्ट में भी बैचेज चलते हैं, सेटिंग अप इक्विपमेंट में भी बैचेज चलते हैं। बट डिजाइनिंग प्रोडक्ट जो है सर, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग तो अलग अलग ही होती है, वो बैचेज में पॉसिबल नहीं है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पहले जो 4 एमसीक्यू है वो आपको
थियोरी दे दिए गए यहाँ पे। फिफ्थ से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है और दैट प्रैक्टिकल इज फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। डिटरमाइन सेल्स इन रुपीज, कहते हैं सेल रुपीज में कैलकुलेट करके बताओ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30,000, सेल्स है 50,000। तो अगर सेल्स 50,000 है, 30,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप कह सकते हो सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो विल बी 40%। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका 5,000 रुपए का। तो सेल बतानी है, सिंपल सी बात है, सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट आपके पास गिवन है, डिवाइडेड बाई आपको पीवी रेशियो यहां से पता चली गया 40%। तो सेल विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट चाहिए 5,000, डिवाइड बाई पीवी रेशियो 40%, योर आंसर विल बी 37,500। डी विल बी योर करेक्ट आंसर 37,500। इसके बाद फिर से आपको 6th एमसीक्यू प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है, एंड अगेन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग ही है ये भी क्वेश्चन। फॉर द कमिंग ईयर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बजटेड एज अंडर, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स दैट इज सी अपॉन में एस रेशियो 45%। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इज नथिंग, इट इज द पीवी रेशियो 45%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 33/1/2% है, ये एक्चुअल में 33/1/2 नहीं है, 33/1/3% है, 33/1/3% है। मतलब सेल्स जो भी टोटल सेल्स है उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33/1/3% है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 5,85,000, आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, आपके पास पीवी रेशियो भी है, 5,85,000 डिवाइड बाई 45% करोगे, आपको सबसे पहले आपका ब्रेक इवन पता लग गया 13 लाख। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 33/1/3%, ये होता है 33.33%, तो अपने आप ही ब्रेक इवन पॉइंट जो बच गया वो 66.6666% को इंडिकेट करता है। तो ये जो 13 लाख है दैट विल इंडिकेट 66.6666%। और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सर, हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने पहले टोटल सेल्स निकाल ली कि अगर 13 लाख 66.66% को इंडिकेट करता है तो टोटल सेल आपकी हो गई 19,50,000, 19,50,000 रुपए आपकी टोटल सेल्स हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्स का फॉर्मूला लगा दिया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स आपको पता लग गई 19,50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी यहाँ पे दैट इज 5,85,000, प्लस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, पीवी रेशियो आपके पास ऑलरेडी 45% था, तो यहां से आपको आपका आंसर मिल गया, आपको यहां पे अपना आंसर मिल गया दैट इज 2,92,500, दैट विल बी योर प्रॉफिट, दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो 5th और 6th एमसीक्यू प्रैक्टिकल एंड फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके बाद 7th एमसीक्यू की बात करें तो 7th एमसीक्यू इज अगेन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। A company has a break-even point when sales are ₹3,20,000। कंपनी की जब सेल 3,20,000 है तो वो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है, और एंड वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ सेल्स 2 लाख रुपए इनकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब सेल्स 3,20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 1,20,000। हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज if variable expenses are dropped by 30,000? अगर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस 30,000 से ड्रॉप कर जाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से कम होगी और सेल में कोई चेंज नहीं बोला तो अपने आप ही मेरा कंट्रीब्यूशन 30,000 से बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन जानना चाह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, तो अमाउंट टर्म में तो वो 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है तो 30,000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन 320 की सेल पे बढ़ रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100 करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 9.375% से इंक्रीज होगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंक्रीज बाई 9.375%, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 3 एमसीक्यू नंबर 5, 6, 7 तीनों ही आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से और प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गए।
इसके बाद एट्थ फिर से आपको यहाँ पे थ्योरी देखने को मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सर इनमें से ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड कौन सा नहीं है? टोटल कॉस्ट मेथड होता है, मार्जिनल कॉस्ट मेथड भी होता है, मार्केट प्राइस मेथड भी आप अप्लाई करते हो, स्किमिंग प्राइस मेथड ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ते। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर स्किमिंग प्राइस मेथड ऐसा कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड नहीं है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नाइन्थ आपको फिर से प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। XYZ फैक्ट्री वर्किंग फॉर 50 आवर्स पर वीक एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स ऑन ए जॉब वर्क। 100 वर्कर हैं, एक वीक में बात करोगे तो 50 घंटे का एक वीक है। द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 200 यूनिट्स पर गैंग आवर। मतलब पूरा का पूरा गैंग का मतलब है 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स है ये। पूरा का पूरा गैंग का मतलब है जब 100 वर्कर्स 1 घंटा काम करते हैं तो 200 यूनिट बना के दे देते हैं। 100 वर्कर 1 घंटा काम करते हैं तो 200 यूनिट बना के दे देते हैं, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट बन रही है पूरे गैंग से। स्टैंडर्ड रेट आपका 1 रुपए पर आवर का है। ड्यूरिंग ए वीक इन जून 5 एम्प्लॉइज वर पेड एट 1.2 पर आवर, 10 एम्प्लॉइज वर पेड 80 पैसा पर आवर, और टोटल 100 थे तो बच गया आपके 85। तो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब 85 एम्प्लॉइज वर पेड एट स्टैंडर्ड रेट मतलब 1 रुपए के हिसाब से। द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने 10,200 यूनिट प्रोड्यूस करी। हम यहाँ पे कह रहे थे कि 100 घंटे में हर एक वर्कर 1 घंटा काम करता है, 100 वर्कर है तो 100 घंटे में 200 यूनिट, तो इसका मतलब 10,200 यूनिट बनाने के लिए 5100 आवर्स कंज्यूम होने चाहिए थे। क्वेश्चन की डिमांड है डिटरमाइन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आपको यही एनालाइज करना है कि सर क्वेश्चन ने कहा कि 1 घंटे जब पूरा का पूरा गैंग मतलब 100 वर्कर काम करते हैं तो मतलब 100 घंटे में 200 यूनिट बन रही है, तो 10,200 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा? तो अगर 100 घंटे लगते हैं 200 यूनिट के लिए तो 10,200 के लिए 5100 आवर्स कंज्यूम होंगे। इनटू स्टैंडर्ड रेट है 1 रुपए का, तो 5100 की आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी माइनस। लेकिन एक्चुअल में आपने 5 इंप्लॉइज को, जो कि 50 घंटे का वीक है, 5 इंप्लॉइज को आप 1 रुपए 20 पैसा पे कर रहे हो। 50 घंटे का वीक है, 5 इंप्लॉइज हैं तो 250 घंटे हो गए, 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से पे करोगे। सिमिलरली 10 इंप्लॉइज को आप 80 पैसा पे करोगे, तो 10 इंप्लॉइज 50 घंटे काम करें 80 पैसे के हिसाब से पे करोगे, बच गए 85 वर्कर्स 50 घंटे काम करेंगे तो उनको स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंगली। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से ये सारी की सारी एक तरीके से आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, माइनस कर दोगे तो आपको आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस 150 फेवरेबल पता लगेगा। 150 रुपए फेवरेबल, 150 फेवरेबल विल बी योर करेक्ट आंसर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 150 फेवरेबल। दिस एमसीक्यू इज प्रैक्टिकल एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक, और जो 10th एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है वो भी प्रैक्टिकल फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द लेबर रेट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर 400? 400 घंटे लगने हैं 100 यूनिट को बनाने के लिए, 2 रुपए पर आवर का स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन एक्चुअल में आपने काम किया 380 आवर्स 2.25 के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन की डिमांड काफी ज्यादा सिंपल है, रेट वेरिएंस तो स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए माइनस एक्चुअल रेट 2.25 मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स 380, तो 2 माइनस 2.25 इंटू 380, 95 एडवर्स विल बी और 95 एडवर्स विल बी योर लेबर रेट वेरिएंस। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10th के बाद फिर से आपको 2 एमसीक्यू थ्योरी दे दिए। एमसीक्यू नंबर 11, परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, मटेरियल बजट, ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सर परचेज बजट हम बनाया करते हैं मटेरियल बजट के बाद, जब हमें मटेरियल की क्वांटिटी पता लग जाती है तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि परचेज कितना करना है। तो परचेज बजट इज डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल बजट, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next, 12th, which of the following is not one of the main part of the Kaplan-Norton balanced scorecard concept? सर इनमें से कौन सा कपलान नॉर्टन स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट वो कंसीडर करते हैं,
बट वो कैश फ्लो एंड नॉन कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कपलान नॉर्टन बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट में कैश फ्लो एंड नॉन कैश फ्लो नहीं कवर किया गया। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 13th आपको फिर से एमसीक्यू दे दिया गया एंड दैट इज फ्रॉम नॉर्मल क्वेश्चन, वी कैन से प्रॉफिटेबिलिटी की बात की गई है। देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी इन ए कंपनी। द सेल्स ऑफ ए, बी एंड सी आर, आपको तीनों प्रोडक्ट की सेल बता दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट बता दी है तीनों प्रोडक्ट की, और आपको तीनों प्रोडक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दी है। तो सिंपल सी बात है, सेल में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। और क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे आपको रैंकिंग बतानी है। तो सर सिंपल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। सेल है तीनों प्रोडक्ट की 352, 288, 160, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट 240, 176, 144, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी 28,000, 22, 400, 12, 800। तो आपको आपका प्रॉफिट पता लग गया। बस प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ही आपको रैंकिंग दे देनी है। तो 213 रैंकिंग आ रही है, ए की रैंकिंग आ रही है 2, बी की 1 और सी की 3। तो 213 इज बी। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 14th और 15th आपको फिर से थ्योरी एमसीक्यू दे दिए गए। Circumstances that influence the profitability of a decision are referred to as, sir circumstances होता है स्टेट ऑफ नेचर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट है a strategy that yield an expected monetary payoff of 0 is called। अगर monetary payoff 0 होता है तो this game is called fair game। B will be your correct answer। B will be your correct answer। तो ये 15 एमसीक्यू हैं जो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दिए गए हैं। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो प्रैक्टिकल पोर्शन काफी कम रखा गया है। 6 प्रैक्टिकल एमसीक्यू रखे गए हैं, बाकी जो 9 एमसीक्यू है वो थ्योरी रखे गए हैं, जो कि हमें पिछले अटेम्प्ट से ही पता लग गया था, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट से ही इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में ही प्रैक्टिकल एमसीक्यू का पोर्शन हल्का सा कम करके थ्योरी एमसीक्यू का पोर्शन बढ़ाया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बिल्कुल सेम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बिल्कुल सेम। तो अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप 9 के आसपास थ्योरी एमसीक्यू और 6 के आसपास आप प्रैक्टिकल एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, और अगर आपने हमारी स्ट्रेटजी नहीं देखी है दिसंबर 2025 के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो स्ट्रेटजी बिल्कुल देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने कितने मार्क्स के हम क्वेश्चन कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है। तो सारा का सारा स्ट्रेटजी में बताया हुआ है हमने। तो स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देखिए, और स्ट्रेटजी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है स्ट्रेटजी दिसंबर 2025। स्ट्रेटजी दिसंबर 2025 का जो फोल्डर है प्लेलिस्ट में, उसमें आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। इवन नॉट ओनली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए और फाइनल लेवल पे एसएफएम और एससीएम की स्ट्रेटजी भी वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो स्ट्रेटजी जरूर जरूर देखिए। इवन मैंने उसमें भी क्लियर आपको कर दिया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग 9 एमसीक्यू थ्योरेटिकल एंड 6 एमसीक्यू प्रैक्टिकल। और एमसीक्यू के लिए आपको प्रिपरेशन कहां से करनी चाहिए वो भी उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है। बाकी यहाँ पे एक बार दोबारा रिपीटेशन करूं एमसीक्यू की प्रिपरेशन का, तो एक तो इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बैंक है आप उस पर भरोसा कीजिए। 6 एमसीक्यू जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आपको अलग से बिल्कुल कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो बस उन्हीं में से हल्के फुल्के छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे एमसीक्यू में आपको डाल दिए जाते हैं। तो 6 एमसीक्यू मतलब 12 नंबर के एमसीक्यू तो आप प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करोगे उसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं। नो एमसीक्यू जो थ्योरेटिकल बचे उसके लिए आप एमसीक्यू बैंक पे भरोसा करो काफी हद तक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू आए हैं वो देख सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू है उनको भी आप रेफर कर सकते हो। मोर देन सफिशिएंट है। बाकी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू होते हैं काफी सारे जो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन बी में जैसा कि पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज है नहीं, आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज आपको
14 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस मॉडल क्वेश्चन में मैंने ये देखा है कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में कोई भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दिया। हालांकि पास्ट एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे उसमें आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन ना देकर 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही दिए गए। तो ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट प्लान कर रहा हो कि दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स हम 14 मार्क्स के क्वेश्चन ना पूछकर 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछें। तो आप अपने माइंड में दिसंबर 2025 के दो पैटर्न लेके जाओ सेक्शन बी को लेकर। सर हो सकता है सेक्शन बी में आपको एक या दो क्वेश्चन 14 मार्क्स के सिंगल देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेक्शन बी में 14 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार ना देखने को मिले, केवल और केवल 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही देखने को मिले। ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पीछे तक अगर हम बात करें तो पीछे तक मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे रहे थे और एग्जाम पेपर में भी आ रहे थे, बट इस बार के मॉडल क्वेश्चन पेपर में नहीं है। और मेरा यह मानना है कि इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही पूछते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद दिसंबर 2025 में एक बार सेट 2 भी देखेंगे। सेट 1 के अकॉर्डिंगली तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर 2025 में हो सकता है कि आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन शायद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना देखने को मिले, 7 मार्क्स के ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए जो है वो 7 मार्क्स का आपको थ्योरी देखने को मिल रहा है। डिस्क्राइब द रोल एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस ऑपरेशन। तो इसका मैंने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, आप एक बार यहाँ पे रीड करके देख सकते हो। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, रिपोर्टिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर, टैक्स अकाउंटिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरप्रिटेशन, ऑफिस सर्विसेज, इन सब में ही आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल देखने को मिल जाता है, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये 11 पॉइंट्स है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। एक बार ये 11 पॉइंट्स जो है वो आप रीड करके देख लीजिए। मेरा मेन मोटिव है प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना, ताकि अगर कोई भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है तो आप उन चीजों को समझ सको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बी की तरफ। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 अकाउंट्स क्लर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग परचेज इनवॉइसेस ऑफ सप्लायर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 अकाउंट क्लर्क है इनके पास, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो परचेज इनवॉइसेस आते हैं सप्लायर से उनकी प्रोसेसिंग करनी। ईच क्लर्क इज पेड ए सैलरी ऑफ 1,50,000 पर एनम। हर एक क्लर्क की जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए पर एनम ईच है, एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 5,000 परचेज इनवॉइसेस पर ईयर। और 5,000 इनवॉइसेस जो है उनको प्रोसेस कर सकते हैं वो एक साल में। In addition to the salary, the company spent ₹45,000 per year for printing of form, postage, etc. Assuming that 15,000 purchase invoices are processed. Assumption ये है कि 3 क्लर्क है, 15,000 इनवॉइस प्रोसेस होंगे, तो इन एडिशन टू सैलरी कंपनी 45,000 रुपए प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म, पोस्टेज वगैरह पे खर्चा कर रही है सैलरी के अलावा। ड्यूरिंग द ईयर 12,500 परचेज इनवॉइसेज वर प्रोसेस। एक्सपेक्टेशन तो 15,000 की है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 12,500 ही प्रोसेस किए। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द, सबसे पहले तो एक्टिविटी रेट निकालो फॉर परचेज ऑर्डर एक्टिविटी एंड ब्रेक द एक्टिविटी रेट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। सर एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करने हैं और एक्टिविटी रेट जो है इनको आपने ब्रेक करना है फिक्स्ड और वेरिएबल में। तो सबसे पहले अगर मैं एक्टिविटी रेट की बात करूं, 3 क्लर्क है, 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है, तो 4.5 लाख रुपए का तो एक खर्चा हो गया। इसके अलावा कंपनी 45,000 रुपए जो है प्रिंटिंग वगैरह पे लगा देती है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ कंपनी का 4,95,000 का। लेकिन ये 4,95,000 का खर्चा तो हम 15,000 इनवॉइसेस के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये खर्चा हम 15,000 इनवॉइसेस के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पर इनवॉइस 33 रुपीज का रेट निकल के आता है, एक्टिविटी रेट निकल के आता है 33 रुपीज पर इनवॉइस। अब इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करूं
तो फिक्स्ड खर्चा आपकी सैलरी 4.5 लाख रुपए और 45,000 रुपए जो है वो तो पोस्टेज प्रिंटिंग वगैरह का है जो कि वेरिएबल है। तो 4,50,000 फिक्स्ड एक्सपेंस है। 15,000 इनवॉइसेस के लिए तो 30 रुपए पर इनवॉइस आ गया और 45,000 वेरिएबल खर्चा है 15,000 इनवॉइसेस के लिए तो 3 रुपए पर इनवॉइस आ गया। तो 33 का बाइफिकेशन हो गया आपका 30 और 3 का। ये तो क्वेश्चन की पहली डिमांड है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कैलकुलेट द टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी एंड ब्रेक इनटू दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज एंड अनयूज्ड एक्टिविटी। कहते हैं टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी बताओ 15,000 है और इसको यूसेज कितना करे और अनयूज कितना है वो बताओ। तो सिंपल सी बात है, एक्टिविटी अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास वो 15,000 इनवॉइसेस की है, लेकिन आपने ड्यूरिंग द पीरियड केवल 12,500 परचेज इनवॉइस ही प्रोसेस किए हैं। तो यूसेज आपने किया है 12,500 इनवॉइसेस एक्टिविटी का, तो अनयूज बच गया अपने आप ही 2,500 इनवॉइसेस एक्टिविटी का। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और थर्ड रिक्वायरमेंट में कहते हैं कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड एंड ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज एंड अनयूज्ड एक्टिविटी। 12,500 के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने रेट कैलकुलेट किया था 33 रुपीज का। तो 12,500 4.5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी यूज्ड। सिंपल सी बात है, 12,500 के लिए 33 रुपए के हिसाब से ये आपका यूज्ड है और कॉस्ट ऑफ यूज्ड है। और अनयूज्ड की अगर मैं बात करूं तो अनयूज्ड में 2,500 जो इनवॉइसेस रह गए थे वो आपके अनयूज्ड थे। तो वी कैन से कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी यूज्ड प्लस अनयूज्ड। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड 4.5 लाख रुपए तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये 3 रुपए पर इनवॉइस वेरिएबल नेचर है। वेरिएबल है तो जितना आप प्रोसेस करोगे खर्चा उतना ही आएगा एक्चुअल में। तो ये 3 रुपए था, तो 12,500 अगर आप इनवॉइसेज प्रोसेस करोगे तो खर्चा भी उतना ही आएगा। इज इक्वल टू 33 रुपीज का रेट अप्लाई होगा 12.5 पे, क्योंकि 12,500 तो आपने प्रोसेस किए तो उस पर 30 रुपए का खर्चा भी है, 3 रुपए का खर्चा भी है। लेकिन जो आपने अनप्रोसेस किए 2500, उस पर वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी नहीं, केवल और केवल फिक्स कॉस्ट आएगी 30 रुपए की। तो दैट विल बी 4,87,500 कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड, जिसमें एक्टिविटी यूज का खर्चा है 4,12,500 और अनयूज का खर्चा आपका केवल और केवल 75,000 रुपए। तो अनयूज पे ध्यान देना है, वेरिएबल नेचर का खर्चा आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका सॉल्यूशन आपने यहाँ पे करके देना था। 7 मार्क्स की वेटेज है तो नो डाउट रीजनेबल है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हल्का फुल्का ट्रिकी है। हालांकि आंसर बड़ा छोटा सा है इसका 7 नंबर के हिसाब से, बट आंसर ट्रिकी है जिसकी वजह से 7 मार्क्स की वेटेज इसके लिए रीजनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी ये दो पार्ट ही है, यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी। 7 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है वो मिनिमम प्राइसिंग का क्वेश्चन है। यू कैन से सर प्राइसिंग अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी है, तो हम वी कैन से प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन है। A company is manufacturing a product, marks an average net profit of 2.50 per piece on a selling price of rupees 14.3 by producing and selling 6,000 pieces or 60% of the capacity। सबसे पहली बात तो ये सर 6,000 पीसेज जो है वो 60% कैपेसिटी को इंडिकेट करते हैं। तो हमारी जो 100% कैपेसिटी है दैट विल बी 10,000 पीसेस। जब हम 6,000 पीसेस सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमने रखा हुआ है 14.3 का, जिसमें हमारा प्रॉफिट आता है 2.5 का। तो 14.3 में अगर 2.5 आपका प्रॉफिट आता है तो 11.8 आपकी कॉस्ट है। 11.8 जो है वो आपकी कॉस्ट है। 11.8 जो है वो आपकी कॉस्ट है। और वो कॉस्ट किस तरीके से है, तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एज अंडर मटेरियल का खर्चा 3.5 रुपए है, वेजेस का खर्चा 1 रुपए 25 पैसे है, वर्क्स ओवरहेड 6.25 रुपए है। इसके दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट फिक्स है और एक पार्ट वेरिएबल है। अगर मैं 6.25 में फिक्स्ड और वेरिएबल की बात करूं तो आधा आधा है, तो 3.125 आपका फिक्स्ड है और सिमिलरली 3.125 ही आपका वेरिएबल खर्चा भी है। सेल्स ओवरहेड की बात करें तो 0.80 है, जिसमें आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों देखने को मिल जाते हैं। और 80 पैसा में 25% वेरिएबल है, मतलब 20 पैसा आपका वेरिएबल है, तो बचा हुआ 60 पैसा जो है वो आपको यहाँ पे फिक्स्ड देखने को मिल जाता है।
ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटीसिपेट, सेम नंबर मतलब 6000 यूनिट, मतलब 6000 यूनिट, लेकिन बट एंटीसिपेट्स दैट फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%। सर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी अभी कितनी है, तो 6000 इंटू 3.125 एक फिक्स्ड कॉस्ट है और 6000 इंटू 0.60 एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अभी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 22,350 की आ रही है, जो कि 10% से बढ़ा देना है। सिमिलरली जो लेबर का रेट है और मटेरियल का जो रेट है, लेबर का रेट आपका 8% से और मटेरियल का जो रेट है वो 6% से आपका बढ़ जाएगा। बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी, मटेरियल बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। तो अब यहां पे इनको एक ऑफर मिल रहा है 20% कैपेसिटी बढ़ाने का। सर ठीक है 20% कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस, बताओ कम से कम इस 20% के लिए क्या चार्ज कर लें। यू विल रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू इंश्योर द मैन्युफैक्चरर एंड ओवरऑल प्रॉफिट हमें 16,730 रुपए का आ जाए। कहते हैं 20% एडिशनल कैपेसिटी को किस रेट पे बेचे कि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 16,730 रुपए का आ जाए। आंसर तो आपके लिए रेडी है इसका। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर प्रेजेंट डेटा की मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस आपका 14.30 था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की जो कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट आपकी चल रही थी अभी 3.5 रुपए की। सर अभी 3.5 रुपए चल रही थी, लेकिन ये कॉस्ट आपकी 6% से बढ़ जाएगी, तो 6% बढ़ने के बाद ये 3.710 हो जाएगी। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट आफ्टर इंक्रीज इन कॉस्ट। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी कॉस्टिंग क्या आ जाती है, प्रॉफिट क्या आ जाता है, प्रेजेंट जो सिचुएशन थी 6000 यूनिट उसके लिए। सिमिलरली लेबर की जो कॉस्ट पहले 1 रुपए 25 पैसा थी वो आपकी 8% से बढ़ जानी है। 1 रुपए 25 पैसे को अगर 8% से बढ़ा दिया जाता है तो 1.35 आ जाता है। वर्क्स ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो वर्क्स ओवरहेड वेरिएबल की बात करूं 3.125 था, इसमें किसी तरह का कोई चेंज बताया नहीं। सिमिलरली सेल ओवरहेड के वेरिएबल में भी कोई चेंज नहीं है, तो 20 पैसा विल बी 20 पैसा। 3.125 विल बी वर्क्स ओवरहेड की वेरिएबल कॉस्ट, सेल ओवरहेड 20 पैसा। तो टोटल आपकी ये जो कॉस्ट है वेरिएबल वो 8.385 हो गई, जिसको सेलिंग प्राइस में से माइनस किया तो 5.915 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आप यूनिट कितनी बना रहे थे, 6000, तो 6000 यूनिट से आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 35,490 का। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 22,350 थी। कैसे सर, 3.125 एक था और 60 पैसा एक था। 3.125 प्लस 60 पैसा 3.725 पर यूनिट था 6000 यूनिट के लिए। 22,350 था, जो कि 10% से बढ़ा देना आपको, तो ये आ जाएगा 24585। 24585। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी 6000 यूनिट, उसको बेचकर तो आप 10,905 रुपए कमा लोगे, लेकिन आपका पूरे साल का टारगेट है 16,730। 16,730 सर, 16,730 हमारा टोटल टारगेट है। 6000 यूनिट से हम कमा लेंगे 10,905, तो जो एडिशनल 20% कैपेसिटी यूज करेंगे उससे हमें 5,825 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 5,825 रुपए का हमें प्रॉफिट कमाना है, जो एडिशनल 20% कैपेसिटी हम यूज करें। और जो हम एडिशनल 20% कैपेसिटी यूज करेंगे मतलब 2000 यूनिट, क्योंकि 6000 अगर 60% को इंडिकेट करता है तो 20% विल बी 2000, और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8.385, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 16,730, 16,770। ये जो 20% कैपेसिटी है इसके लिए तो अलग से कोई फिक्स कॉस्ट है नहीं, तो कुछ नहीं लेना। तो सर 16,770 वेरिएबल कॉस्ट होगी, 5,825 हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमें सेल करनी है 22,595 की। 22,595 की आपको सेल करनी है 2000 यूनिट पे, तो आपको सेलिंग प्राइस रखना है 11.2975, जिसको राउंड ऑफ में आप 11.3 बोल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का प्रॉफिट निकालो और बाकी जो प्रॉफिट है वो आपको एडिशनल कैपेसिटी से कमा लेना है। किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट है नहीं, सिंपल सी अगर मैं बात करूं सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ होता है, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की बी की तरफ बढ़ता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 बी आपको यहाँ पे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग गिवन है। 7 मार्क्स की वेटेज तो इसके लिए काफी ज्यादा है। इस क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स की वेटेज तो काफी ज्यादा है। रीजन बीइंग आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी करके जाते हो। बीसी कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन। कॉस्ट चार्ज करेंगे, साथ में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द बजट फॉर डिवीजन फॉर अल्फा फॉर द ईयर 2025-26 अपीयर एज अंडर। फिक्स्ड एसेट है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है आपने। करंट एसेट में 3 लाख, ये करंट एसेट अदर देन डेटर्स होती है, तो डेटर्स का अलग से 2 लाख है, तो आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 10 लाख रुपए का कर रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 8 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट तो एज इट इज 10 रुपए आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 8 लाख रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 8 लाख है और 4 लाख यूनिट है, 2 रुपए पर यूनिट ही आ जाएगा। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था, इस पे आपको 28% मतलब 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 2,80,000 का प्रॉफिट आपको 4 लाख पे चाहिए, तो सिंपल सी बात है 70 पैसा, तो आपका ट्रांसफर प्राइस आएगा 12.7 का। 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट, 4 लाख यूनिट के लिए 2 रुपए ही हो गया। 10 लाख का 28%, 2,80,000 रुपए आपको कमाना है, 4 लाख यूनिट पे तो 70 पैसा ये कमाना है, तो 12.7 विल बी योर ट्रांसफर प्राइस। सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। तो 7 मार्क्स की वेटेज के लिए ये तो आपके लिए काफी ज्यादा हल्का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, बोनस मार्क्स है 7 मार्क्स के। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन तो आता है, बट इतना छोटा क्वेश्चन क्या एग्जामिनर 7 मार्क्स के लिए पूछेगा? मे बी, मे नॉट बी। अगर आता है तो आपके लिए नो डाउट ये 100% बोनस मार्क्स के लिए होगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 ही पार्ट है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमक्यूपी में हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट किए गए। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पार्ट ए जो है वो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग में से है, और पार्ट बी जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में से ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ही कवर कर लेते हैं। यू कैन से सर 4A जो है वो प्योर डिसीजन मेकिंग का है, और पार्ट बी जो है वो मिक्सअप ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4A देखो, क्वेश्चन नंबर 4A जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। एक कंपनी एंगेजेस इन 3 डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन। एक कंपनी 3 लाइंस में अपना प्रोडक्शन करती है, या कहें तो 3 प्रोडक्ट बनाती है, सिंपल सी बात। Their production cost per unit and selling prices are as at। प्रोडक्शन करती है X, Y और Z 3 प्रोडक्ट का। नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है 3000, 2000 एंड 5000, और कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, जो कि यहाँ पे 32, 46 और 52 दिखाई दे रही है। सेलिंग प्राइस है 40, 60, 61, तो प्रॉफिट पर यूनिट 8, 14 और 9 कैलकुलेट करके यहां पे आपको बता दिया। लेकिन द मैनेजमेंट वांट्स टू डिसकंटिन्यू वन लाइन। अब मैनेजमेंट जो है इन तीनों में से एक लाइन को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे, एंड गिव्स यू द एश्योरेंस दैट प्रोडक्शन इन 2 अदर लाइन शैल बी रेज्ड बाय 50%। जब आप एक लाइन को डिसकंटिन्यू करोगे, तो जो बाकी बची हुई 2 लाइन है, बाकी बचे हुए जो 2 प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्शन आपका 50% से बढ़ जाएगा। मतलब X को डिसकंटिन्यू करोगे तो Y और Z का प्रोडक्शन 50-50% से बढ़ जाएगा। Y को डिसकंटिन्यू करोगे तो X और Z का प्रोडक्शन 50-50% से बढ़ जाएगा। Z को डिसकंटिन्यू करोगे तो X और Y का प्रोडक्शन 50-50% से बढ़ जाएगा। They intend to discontinue the line which produces article X as it is less profitable। अब कंपनी को क्या लग रहा है? कंपनी को लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट X है, यहां से अपने को कम से कम प्रॉफिट आ रहा है, तो हम जो प्रोडक्ट X है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। एंड क्वेश्चन की डिमांड है, डू यू एग्री टू द स्कीम इन प्रिंसिपल एग्जामिन। क्वेश्चन की डिमांड है कि ये जो प्रोडक्ट X को डिसकंटिन्यू करने का प्लान है, क्या ये ठीक है? एग्जामिन करके बताओ। एंड एनालाइज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट
and show the necessary statement to support your decision. तो सर चेक करना पड़ेगा the decision should be taken on the relative profitability of various alternatives as asserted below. देखो सबसे पहले तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 3000 इंटू 5 प्लस 2000 इंटू 8 प्लस 5000 इंटू 9। अगर इसका सम टोटल कर लिया जाए तो ये आपको आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगी 76,000। और भले आप एक प्रोडक्ट बनाना, भले आप दो प्रोडक्ट बनाना, भले आप तीनों प्रोडक्ट बनाना, फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटलिटी में सेम ही रहती है। तो 76,000 विल बी 76,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 40, 60 और 61 के, 40, 60 और 61 के आपके सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो 18 प्लस 7 प्लस 2 इट विल बी 27 इन केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। Similarly, 26 plus 9, 35 plus 3, 38 in case of Y, and in case of Z अगर बात करते हैं तो it will be 30 plus 10 plus 3, 43 will be in case of Z। तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता लग गया 13, 22 और 18 पर यूनिट। प्रॉफिट अगर बात करें फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन अरेंजमेंट में बी फाउंड एज अंडर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा अगर X को गिव अप कर दे तो Y और Z जो है उनका प्रोडक्शन 50% से बढ़ जाएगा। मतलब Y जो था 2000 वो हो जाएगा 3000 और Z जो 5000 था वो हो जाएगा 7500। तो Y हो जाएगा 3000 और Z हो जाएगा 7500 यूनिट्स। Y और Z से कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा था 22 और 18 का, तो 3000 यूनिट से 22 के अकॉर्डिंगली और 7500 यूनिट का 18 के अकॉर्डिंगली आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 201 बनता है। फिक्स कॉस्ट 76,000 है तो आपका टोटल प्रॉफिट 125 दिखाई देगा। कंपनी ने जो सोचा है एक्स को डिसकंटिन्यू करना, अगर कंपनी ऐसा ही करती है तो 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन तो और भी है, आप अगर वाई को डिसकंटिन्यू कर दो, वाई को डिसकंटिन्यू करने का मतलब जेड तो वही 7500 होगा ही, एक्स जो है वो 3000 से 4500 हो जाएगा 50% बढ़ के। एक्स 4500, जेड 7500, एक्स 4500, जेड 7500। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 13 और 18 का, तो अकॉर्डिंगली टोटल कंट्रीब्यूशन 193 और 76,000 फिक्स कॉस्ट है, तो ये प्रॉफिट तो कम हो गया, क्योंकि जब आप एक्स को डिसकंटिन्यू कर रहे थे तो 125 का प्रॉफिट था, वाई को डिसकंटिन्यू करने पे तो प्रॉफिट कम हो गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल वैसे भी नहीं। लेकिन अगर आप जेड को डिसकंटिन्यू करते हो तो उस सिचुएशन में एक्स जो है वो 4500 हो जाना है और वाई 3000 हो जाना है। एक्स 4500 हो जाना है, वाई 3000 हो जाना है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके 13 और 22 थे ही, तो अकॉर्डिंगली आपका टोटल कंट्रीब्यूशन ही 124,500 है। फिक्स्ड कॉस्ट 76,000 है, तो प्रॉफिट केवल ही और केवल 48,500 रह गया। तो इसका मतलब मैनेजमेंट का प्लान बिल्कुल ठीक है, एक्स को ही डिसकंटिन्यू करो। अंडर दीज थ्री ऑल्टरनेटिव प्रॉफिट मैक्सिमम कब है, जब आप एक्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हो। देयरफॉर वी मे एग्री विद द मैनेजमेंट डिसीजन टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एक्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4A का आंसर दे सकते हो। सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है, डिसकंटिन्यू सेम फिगर के साथ। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो सेम फिगर्स के साथ आपने हमारे क्लासेस में क्वेश्चन करे हुए होते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाता है जिसमें फिगर्स माइनर सी चेंज देखने को मिलती है, बाकी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस तो सारे के सारे मॉडल क्वेश्चंस पेपर में आपके नोट्स के ही होते हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आपने जो क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए होते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ बढ़ते हैं तो दिस इज फ्रॉम डिफरेंशियल कॉस्ट, और ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट वाला पार्ट है हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ही नॉर्मली कवर कर लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, a company is at present working at 90% of its capacity and producing 13,500 units per annum। एक कंपनी जब 90% कैपेसिटी पे काम कर रही है तो 13,500 यूनिट्स बना रही है, तो इसका मतलब 13,500 अगर 90% है तो 100% विल बी 15,000 यूनिट्स। इट ऑपरेट्स ए फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बजट। कहते हैं 90% पे हमारी सेल 15 लाख है तो 100% पे 16 लाख होगी, मतलब 10% पे सेल आपकी केवल और केवल 1 लाख रुपए बढ़ रही है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात करें तो आपके केवल और केवल 100 रुपए से खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3,05,000 से 3,06,000 हो जाएगा।
सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके 3,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके 4,500 रुपीज से बढ़ रहे हैं, और यूनिट्स तो 13,500 से 15,000 होगी, क्योंकि 90% अगर 13,500 है तो 100% विल बी 15,000। क्वेश्चन ने साथ में कहा कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। लेबर और मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो ऊपर आपको बताई नहीं है, जो ऊपर आपको बताई नहीं है, तो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। जो प्रेजेंट कंडीशन में है वही रहने वाली है, लेकिन अभी आपको मटेरियल और लेबर की कॉस्ट बताई नहीं ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% का है, प्रॉफिट मार्जिन 10% का है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, एग्जामिन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। क्वेश्चन जानना चाहता है कि जब मैं 90% से 100% पे जाता हूं, 13,500 से 15,000 यूनिट पे जाता हूं, तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी? जो 1,500 यूनिट एडिशनल बना रहे हो उसकी एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी, वो बताओ। उसके लिए आपको सबसे पहले तो मटेरियल और लेबर की जो कॉस्ट है वो एनालाइज करनी पड़ेगी कि सर फिलहाल जो है 15 लाख रुपए की हम सेल कर रहे हैं, फिलहाल हम 15 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, जिसमें 10% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो 1.5 लाख रुपए तो आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब 13,50,000 रुपए आपकी कॉस्ट होनी चाहिए, इसका मतलब 13,50,000 रुपए आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस 13,50,000 में आपको क्वेश्चन ने बोल दिया 3,05,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, 97,500 सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, 1,45,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ये तीनों की तीनों कॉस्ट हटा दो। जब ये हटाते हो तो 8,07,000 रुपए फिर भी ये कॉस्ट बच जाती है, और वो 8,07,000 रुपए की जो कॉस्ट बच जाती है वही आपकी लेबर और मटेरियल की कॉस्ट है, वही आपकी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया 8,07,000 रुपए आपकी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आ रही थी जब आप 13,500 यूनिट बना रहे थे। अब एडिशनल 15,000 यूनिट बनाओगे तो सिंपल सी बात ये है कि सर ये 8,07,000 ही आ रहा है ना, 13,50,000 माइनस 3,05,000 माइनस 97,500 माइनस 1,45,000, ठीक है 8,07,000 आ रहा है, 8,07,000 आ रहा है 13,500 के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक लिखी हुई है थोड़ी सी, मटेरियल और लेबर, ये 8,07,600 नहीं 8,07,000 ही है। 8,07,000 की कॉस्ट थी 13,500 यूनिट पे, तो जो एडिशनल 1,500 यूनिट बनाओगे उसके लिए 8,96,67 की कॉस्ट है। ये तो हो गई मटेरियल लेबर की बात। बाकी तो आप डिफरेंस देख लो, 100 रुपए फिक्स्ड एक्सपेंस है, 3,000 रुपए सेमी फिक्स्ड है, और 4,500 आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। 100 रुपए आपका फिक्स्ड है, 3,000 रुपए सेमी फिक्स्ड है, और 4,500 रुपए आपका वेरिएबल है। तो आपकी 1500 की जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो है 97267। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आपको जस्ट केवल और केवल डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दीज 1500 यूनिट। अगर हम ये 1500 यूनिट एक्सपोर्ट कर दें तो बताओ प्राइस क्या चार्ज करोगे। टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइसेस आर मच लोअर देन इंडाइजिनस प्राइसेस। इंडाइजिनस का मतलब होता है डोमेस्टिक प्राइसेस, कि जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस है वो आप डोमेस्टिक प्राइसेस से काफी कम रख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मेरी कॉस्ट है 97267 1500 यूनिट की, तो मैं कम से कम जो प्राइस है वो 64.85 का रख सकता हूं। ये मिनिमम प्राइस है। आप इसके अंदर कोई भी अपना हल्का फुल्का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फाइनल प्राइस एक्सपोर्ट डिसाइड कर सकते हो। बाकी हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट मार्जिन तो बताया नहीं है कितना चार्ज करना है एक्सपोर्ट से, तो जो मिनिमम प्राइस है वही आपको यहाँ पे बताना होता है। 97267 की जो कॉस्ट है 1500 यूनिट के लिए, तो ये हमारी कॉस्ट है पर यूनिट, तो कम से कम हम इतना प्राइस तो चार्ज करेंगे ही करेंगे एक्सपोर्ट पे। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए इस बार। अगर मैं बात करूं तो इस बार मैंने एनालाइज किया है कि आपका ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसमें काफी छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब लेंथी क्वेश्चंस काफी कम देखने को मिल रहे हैं, इक्का दुक्का ही लेंथी क्वेश्चन है। पहले 14 मार्क्स के भी इसमें क्वेश्चन होते थे जिसकी वजह से लेंथी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते थे। बट इस बार के मॉडल क्वेश्चन पेपर में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 14 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और इवन 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं वो भी थोड़े छोटे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बिल्कुल इसी तरीके का इंस्टीट्यूट पैटर्न फॉलो करे तो एक्सपेक्टेड है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर
थोड़ा हल्का आपको इस बार दिसंबर 2025 में देखने को मिल जाए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नॉर्मली ट्रिकी देखने को मिलता है, बट इस तरीके का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है इसके बेसिस पे मे बी आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा हल्का देखने को मिल जाए। बट अपने को प्रैक्टिस, अपने को तैयारी 100% करके जानी है। ऐसा नहीं है कि आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ, नहीं, छोड़ के नहीं जाने हैं। मे बी एग्जामिनर आपको एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले। हालांकि थोड़ा सा आइडिया हम सेट 2 से भी लगा लेंगे। मॉडल क्वेश्योन पेपर अगर सेट 2 आता है और सेट 2 में भी अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो फिर हम थोड़ा 99% श्योर हो जाएंगे कि मे बी आपको एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन ना देखने को मिले। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही पार्ट फुल्ली डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। पार्ट ए में आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का क्वेश्चन गिवन है, तो पार्ट बी में आपको सेल्स वेरिएंसेस का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5A, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको केवल और केवल फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। बजटेड आउटपुट है 30,000 यूनिट्स का और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 30,000 रुपए का, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 15 यूनिट। आप कहते हो, स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1 घंटे में हम 15 यूनिट बना लेंगे। अगर आप कह रहे हो कि 1 घंटे में हम 15 यूनिट बना लेंगे, तो 30,000 यूनिट को बनाने के लिए 30,000 यूनिट को बनाने के लिए 2,000 घंटे लगने। तो आपको आपके बजटेड आवर्स पता लग गए, आपको आपके बजटेड आवर्स पता लग गए 2000 आवर्स। अगर आप कह रहे हो कि 1 घंटे में स्टैंडर्ड 15 यूनिट बना लेंगे, तो 30,000 यूनिट बनाने का अगर आपका बजट है, तो मतलब 2,000 घंटे काम करने का टारगेट है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अगर 30,000 रुपए है 2,000 घंटों के लिए, तो आपका जो बजटेड रेट है वो आ जाता है 15 रुपए का। और बजटेड ओवरहेड तो 30,000 दिख ही रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। तो बजटेड तो दिख गए 30,000। बात आती है अब्सॉर्ब्ड की। एक्चुअल आउटपुट फॉर द मंथ 2550 यूनिट। आपने एक्चुअल में 2550 यूनिट बनाई और एक्चुअल आपका ओवरहेड का जो खर्चा आया वो 3,000 रुपए का आया। एक्चुअल आउटपुट, ध्यान देना, ये तो था आपका फॉर द ईयर, और ये है आपका मंथली बेसिस पे, ये है आपका मंथली बेसिस पे, ठीक है। द ईयर इज बजटेड टू 50 वर्किंग वीक्स ऑन ए 40 आवर वीक बेसिस। ये जो 2,000 घंटे मैंने निकाले थे, ये क्वेश्चन ने भी बता दिया कि हम बजट बना के चल रहे हैं 50 वर्किंग वीक 40 आवर पर वीक, तो 15 into 40 वो 2,000 घंटे वैसे भी बन गए। लेकिन 2 आवर्स इन एवरी वीक आर लॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल आइडल टाइम। लेकिन हुआ क्या, 2 घंटे लॉस्ट हो गए ड्यू टू आइडल टाइम, तो एक्चुअल में वर्किंग कम घंटे कर पाओगे, सिंपल सी बात है। द मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वर्किंग वीक। एक महीने में 4 वर्किंग वीक है, तो सिंपल सी बात यह कि 40 घंटे का जो वीक आप मान रहे थे, उसमें अगर 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब 38 आवर्स की वर्किंग कर पाओगे। एक वीक में 38 आवर्स की वर्किंग कर पाओगे, तो 4 वीक में केवल और केवल 152, 38 into 4 152 आवर्स की ही वर्किंग कर पाओगे। द यूनिट हैज टू कर्टल इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशन टू 4 days इन ए वीक इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 5 days एज ए रिजल्ट ऑफ पावर कट। लेकिन हुआ क्या, आगे जाके दिक्कत ये थी कि हुआ क्या, 4 दिन ही काम कर पाए वीक में इंस्टेड ऑफ 5 days। रीजन क्या रहा, पावर कट। पावर कट की वजह से आप एक वीक में जो 5 दिन की वर्किंग सोच रहे हो वो कर नहीं पाए, 4 ही दिन की आप वर्किंग यहां पे कर पाओगे। सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट द बजटेड यूनिट्स हैव टू बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। आपको बोला गया था 30,000 यूनिट, लेकिन ये 30,000 यूनिट पूरे साल की थी, 30,000 यूनिट पूरे साल की थी। तो सर 30,000 यूनिट पूरे साल की थी, डिवाइडेड बाई 50 किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था आपको कि 50 वीक्स है और हम 4 वीक की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 वीक का मतलब एक महीने का बजटेड यूनिट निकाल लिया आपने 2400 यूनिट, 2400 यूनिट। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आप चाहे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड सीधा सीधा अप्लाई कर लो, या फिर सिंपली एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है। एक्चुअल में आप कितनी यूनिट बना पाए, सर एक्चुअल में हम बना पाए हैं यूनिट आउटपुट बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया 2550,
एक्चुअल में हम 2550 यूनिट बना पाए, एक्चुअल में हम 2550 ही गिवन था यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट ओवर द मंथ 2550 यूनिट आप बना पाए। अब या तो वहां गलती है या फिर यहाँ पे मिस्टेक है, दोनों में से एक जगह आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। सर ये 150 फेवरेबल है, तो ऑफकोर्स ये 2550 माइनस 2400 इंटू 1 करोगे तभी ये 150 फेवरेबल आएगा। तो क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2550 है, एक्चुअल आउटपुट 2550, बजटेड आउटपुट 2400 इंटू हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट आपको यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके दे दिया है। सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था पूरे साल में 30,000, और यूनिट भी कितना बनाने का टारगेट था 30,000, तो 1 रुपए पर यूनिट आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया, तो 150 रुपए फेवरेबल, सीधा सीधा आप आंसर यहाँ पे दे सकते। तो किसी तरीके का कोई आपको यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप आउटपुट बेसिस पे जाओगे तो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स, या मैं सिंपली कहूं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। बजटेड यूनिट्स कितनी थी 2400, बजटेड यूनिट कितनी थी 2400, 1 रुपए का आपका बजटेड रेट था, तो बजटेड ओवरहेड आपके बनते हैं 2400। एक्चुअल में आपने कितनी यूनिट बनाई 2550, 1 रुपए के हिसाब से अब्सॉर्ब्ड कितना हो जाएगा 2550, तो अपने आप ये 150 रुपए फेवरेबल आ जाता है। आप इस फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला कैसे है, ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड ही अप्लाई किया गया। इसके बाद अगर आप 5B की तरफ बढ़ते हो, तो 5B आपको गिवन है सेल वेरिएंसेस में से, और काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की कोशिश है। जैसे आपको 5A में केवल वॉल्यूम वेरिएंस पूछा, बाकी भी पूछ ही सकते थे। इसी तरीके से बी में कहते हैं सेल्स का मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करके बताओ केवल। आपको बजटेड सेल्स गिवन है, 3 प्रोडक्ट है एबीसी, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस गिवन है, यह है प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट। तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी यहाँ पे 15 माइनस 8 7, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 2 अगर जरूरत पड़ेगी तो। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में आपने इतनी इतनी यूनिट सेल करी है जिसकी सेल वैल्यू भी आपके पास गिवन है, तो सेल मिक्स वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देना है। सेल मिक्स वेरिएंस के लिए आपको जरूरत पड़ती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यही होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो आपने एक्चुअल में कितनी कितनी यूनिट बनाई है? सर एक्चुअल में हमने 1100, 1900 और 3000 यूनिट्स बनाई है, तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल मिक्स। अब आप इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो प्राइस ले लो स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड प्राइस था 15, 10 और 8, तो 15, 10 और 8, तो ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स पता चल गई। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना है तो आप पहले क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। सर रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअल है कितना है, एक्चुअल 1100 प्लस 1900 प्लस 3000, 6000, इसको स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में बांटना है। स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन तो इक्वल ही है, तो ये 2-2000 यूनिट आपका आ जाएगा, ये आपका 2-2000 यूनिट आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 2-2000 यूनिट आ गई। अब आप इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, तो यूनिट तो 2-2000 ही है, स्टैंडर्ड प्राइस थे 15, 10 और 8, तो ये आ गया आपका 66,000। बस करना क्या है, सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की वैल्यू में से एक्चुअल क्वांटिटी की वैल्यू हटा दो, तो सिंपल सी बात है 66,000 में से 59,500 माइनस कर दो, तो ये 6500 आ जाएगा, 6500 आ जाएगा। 59,500 minus 66,000, it will be 6,500 adverse, 6,500 adverse, सिंपल, इतना सही था। तभी मैंने कहा कि काफी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में बजट एंड बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है, पार्ट बी भी बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6A, you are required to prepare a selling overhead budget from the estimates given below. Advertisement 1000, salaries of the sales department 1000, expenses of the sales department fixed है 750, सेल्समैन का रेम्यूनरेशन है 3000। सेल्समैन
and salesman dearness allowance, commission at the rate of 1% on sales excluding agent sale. कहते हैं जो सेल्समैन है उसका कमीशन और डीए होगा शायद, ठीक है, फिगर्स कुछ ऐसे लिखे हुए, सेल्समैन एंड डीए, ठीक है, कमीशन लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल, एजेंट की सेल को छोड़कर 1% कमीशन ऑन सेल रहेगा सेल्समैन का। कैरीज आउटवर्ड का खर्चा आपको सेल का 5% लेना है, एजेंट का कमीशन आपको एजेंट की सेल का 7.5% लेना है। क्वेश्चन है गाइस सेल क्या हुई, 80,000 की सेल हुई है इंक्लूडिंग एजेंट की सेल है 8,000, 90,000 की सेल इंक्लूडिंग एजेंट सेल 10,000, तो 1,00,000 रुपए की सेल इंक्लूडिंग एजेंट सेल ऑफ 10,500। तो ठीक है, 4 कॉलम में आप अपना सेलिंग ओवरहेड बजट बना के दे दो। पहले कॉलम में आप पर्टिकुलर्स या समथिंग कुछ लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेल वैल्यू 80,000, 90,000 और 1,00,000 हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट खर्च से कर लो। एडवर्टीजमेंट 1,000, सैलरीज ऑफ द सेल डिपार्टमेंट 1,000, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल डिपार्टमेंट 750 और सेल्समैन का रेम्यूनरेशन 3,000। सर एडवर्टीजमेंट 1,000, 1,000, 1,000, सैलरी ऑफ द सेल डिपार्टमेंट 1,000, 1,000, 1,000, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल डिपार्टमेंट 750, 750, 750 और सेल्समैन रेम्यूनरेशन 3,000, 3,000 और 3,000। ये तो फिक्स्ड ही है, चाहे आपकी सेल कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, ये तो सेम रह गया। वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो सेल्समैन का कमीशन और डीए, यहां पे ये सेल्समैन कमीशन एंड डीए बताना चाह रहे हैं 1% ऑन सेल है एक्सक्लूडिंग एजेंट से। तो अगर 80,000 में 8,000 रुपए एजेंट की सेल है तो 72,000 बची, तो 72,000 का 1%, 72,000 का 1% होता है 720 रुपीज। सर ठीक है, ऐसा ही कुछ है। इसके बाद यहां पे 90,000 में से 10,000 माइनस करके 80,000, उसका 1% 800 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 1,00,000 में से 10,500 माइनस करोगे तो 89,500 और उसका 1% 895, बिल्कुल ठीक है सर। इसके अलावा आपको कैरीज इनवर्ड लिख देना है, सेल्स का 5%, तो 80,000 का 5% 4,000, 90,000 का 5% 4,500 और 1,00,000 का 5% 5,000। और एजेंट का जो कमीशन है वो एजेंट की सेल का 7.5% है, एजेंट की सेल है 8,000, तो 8,000 का 7.5% होता है 600 रुपए। यहां पे सेकंड केस में 10,000 का 7.5% 750 और फाइनली आपका 10,500 का 7.5% विल बी 788। सर ठीक है, इसका भी टोटल कर लो वेरिएबल का और फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल करोगे, आपको आपका आंसर मिल गया। बस यही सेलिंग ओवरहेड बजट आपको बना के देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए गए। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में जाते हैं, अगेन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल, क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट का। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट। आपको ओवरहेड का रेट निकालना है 70%, 80% और 90% पे। 80% पे तो आपको डेटा दे ही दिए। सर ठीक है, आप 4 कॉलम में अपना बजट बना लोगे, पर्टिकुलर 70%, 80% और 90%। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट लेबर 12,000 रुपए है 80% पे। अगर 12,000 रुपए है 80% पे तो 70% पे 10,500 आ गया और 90% पे 13,500 आ गया। स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स गिवन आपके पास 4,000 रुपए 80% पे, 4,000 है 80% पे तो 70% पे 3,500 आ गया और 90% पे 4,500 आ गया। इसका टोटल कर दिया है क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस 2 ही गिवन है यहाँ पे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हो तो सेमी वेरिएबल खर्चे गिवन थे 20,000 रुपए में 30% फिक्स 6,000, तो वो तो 6,000 ही रहेगा। और 20,000 का 70% मतलब 14,000 वेरिएबल। 20,000 रुपए सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली टोटल करके दिखाया हुआ है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये जो 20,000 है, चलो वर्किंग में ही दिखा देता हूं। ये जो 20,000 रुपीज था 80% पे, 20,000 जो था 80% पे, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 30% फिक्स था
मतलब 6,000 रुपए फिक्स था और 14,000 रुपए वेरिएबल था। तो ये जो 6,000 है वो तो 6,000 रुपए ही रहना है, वो तो 6,000 रुपए ही रहना है, चाहे 70% पे काम कर लो चाहे 90% पे काम कर लो। लेकिन ये जो 14,000 वेरिएबल है वो 80% पे है, तो 14,000 80 पे है तो 70 पे इट विल बी 12,250 और 90 पे इट विल बी 15,750। तो इसका टोटल करके 18,250 और 21,750, इस फिगर को कॉपी कर दिया यहाँ पे, 18,250 और 21,750। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्सपेंस था आपका रिपेयर 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में 60% फिक्स था, मतलब 1,200। ये जो 2,000 है इसमें 1,200 रुपए फिक्स है और 800 रुपए वेरिएबल है। तो जो फिक्स है 1,200 वो तो 1,200 ही रहना है, 1,200 जो है फिक्स्ड वो तो 1,200 ही रहना है। जो आपका वेरिएबल पार्ट है 800 रुपए, 880 पे है तो 70 पे 700 और 90 पे 900, इसका टोटल कर दिया 1,900 और 2,100 रुपए और ये फिगर ले जाके वहां पे लिख दिए, ये यहाँ पे लिख दिए। ये तो 2,000 गिवन है क्वेश्चन में, ये लिख दिए। सेमी वेरिएबल के 2 ही खर्चे थे तो इसका भी टोटल कर दिया। इसके बाद जो फिक्स्ड होते हैं वो तो अच्छी बात होती है। 11 3 10, सर ये तो कॉपी पेस्ट करने हैं। 11 3 10 11 3 10 11 3 10 टोटल कर लिया, ये आ गया 24,000, ये आ गया 24,000, ये भी 24,000, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। तीनों का टोटल करोगे वेरिएबल प्लस सेमी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो आपको आपका टोटल ओवरहेड के खर्चे पता लग गए 58,150, 62,000 और 65,850। एज पर क्वेश्चन आपके 80% पे लेबर आवर है 1,24,000। अगर 1,24,000 घंटे 80 पे तो 70% पे आ जाएंगे 1,08,500 घंटे, ये तो गिवन ही है 1,24, और 90% पे आ जाएंगे 139,500। 58,150 डिवाइडेड बाई 108,500, 62,000 डिवाइड बाई 1,24,000, 65,850 डिवाइड बाई 1,39,500। दिस इज योर फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट, जिसमें आपने ओवरहेड के रेट कैलकुलेट करके दे दिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से, बट पार्ट बी आपको यहाँ पे थ्योरी अटैच किया गया। तो यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट थ्योरी 7 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक पार्ट थ्योरी है 7 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक पार्ट है थ्योरी 7 मार्क्स का। मतलब हमें इस तरीके के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर में 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना होता है। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा, 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा। मान लो 7 और 8 मैंने छोड़ दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी मुझे सेकंड क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ा, तो 7 मार्क्स का आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी जब स्ट्रेटेजी बताई थी तो उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, और इवन थ्योरी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, वो भी मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। एक बार आप हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देखो, प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब की, स्ट्रेटेजी फॉर दिसंबर 2025, उसमें आपको इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं कि थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, तो चांसेस हैं कि आप एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7A अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ ए कंसर्न, कैलकुलेट EVA। 12% डेट पड़ा हुआ है अपने पास 2,000 करोड़ का, इक्विटी है 500 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस है 7,500 करोड़ का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया आपका 10,000 करोड़ का। रिस्क फ्री रेट है 9%, बीटा फैक्टर है 1.05 और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 19% का। तो और इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वो 10% है, ना भी गिवन होता तो हमें पता लग ही गया था, क्योंकि अगर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 19 है, रिस्क फ्री 9 है, तो रिस्क प्रीमियम तो अपने आप ही 10% आ गया। और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स गिवन है 2,100 करोड़ का, और टैक्स का रेट आपको यहाँ पे 30% अप्लाई करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको सबसे पहले यही पता लगा 2,000 प्लस 500 प्लस 7,500 10,000 करोड़ है। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स का रेट 30% है और कॉस्ट ऑफ डेट आपका 12%, तो नेट ऑफ टैक्स इसको करोगे तो इट विल बी 8.4%। 8.4% आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आप CAPM अप्लाई करोगे, RF 9% प्लस बीटा 1.05 इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम 10, तो 10 इंटू 1.05 प्लस में 9, इट विल बी 19.5% योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, तो डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन आप चेक कर लो,
कि सर डेट है 2000 का, डेट है 2000 का और 10,000 करोड़ में 2000 है, तो 20% आपका डेट आ गया, बचा हुआ 80% आपका इक्विटी आ गया। तो WACC कैलकुलेट कर लोगे 8.4 का 20% प्लस 19.5 का 80%, तो WACC आ गया 17.28%। 10,000 करोड़ का 17.28% माइनस कर दो अपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो आपको आपका ईवीए पता लग गया, दैट इज 372 करोड़। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, बस इतना सही ये आंसर होता है। इसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चन है ये ऑलरेडी भी एग्जाम में देखा है या पिछले एमक्यूपी में देखा है, बार बार ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। डिस्क्राइब द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव आपको बताने होते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ये 4 पर्सपेक्टिव होते हैं ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। ये आप पढ़ के जा सकते हो, रीड करके एक बार जा सकते हो अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन है, या 7 नंबर का तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसा कि हिंट तो मैंने आइडिया तो पहले ही दे दिया कि सर इसमें भी पार्ट ए प्रैक्टिकल है, बट पार्ट बी आपको इसमें भी थ्योरी देखने को मिल रहा है, और पार्ट ए जो है वो आपको डिसीजन थ्योरी में से गिवन है। टीटी न्यूज एजेंट्स स्टॉक्स ए वीकली हेल्थ मैगजीन, द ऑनर बाई द मैगजीन फॉर ₹0.30 ईच। ऑनर जो है वो 30 पैसे में मैगजीन बाई करते हैं और सेल करते हैं इसको 50 पैसे में, मतलब बिकी तो 20 पैसे का अपना प्रॉफिट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक अनसोल्ड मैगजीन्स आर ऑब्सोलेट एंड हैव नो वैल्यू। लेकिन अगर कोई मैगजीन आपके पास बच गई तो वो आपके लिए जीरो है, नुकसान हो जाएगा 30 पैसे का जो आपकी खरीदी थी। द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वीकली डिमांड इज शोन बिलो। कहते हैं मैगजीन की जो डिमांड है वो 20, 30 या 40 यूनिट की हो सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड तो सिंपली आप 20 इंटू 0.2 प्लस 30 इंटू 0.55 प्लस 40 इंटू 0.25 करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड डिमांड पता लग जाती है, दैट इज एवरेज डिमांड पता लग जाती है। ये तो 30.5 पर वीक आ जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए आपको हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है, इफ द ऑनर इज टू ऑर्डर ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैगजीन पर वीक। कहते हैं ऑनर अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑर्डर करे हर वीक, हाउ मेनी शुड दैट बी, तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करे। अज्यूम नो सीजनल वेरिएशन इन डिमांड, तो सिंपल सी बात है कि ऑनर को लगेगा कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 40 है, तो वो या तो 20 यूनिट की खरीदेगा या फिर 30 या फिर 40। तो तीनों कॉम्बिनेशन आपको लेने पड़ेंगे कि सर अगर वो 20 यूनिट खरीदता है, 30 खरीदता है और 40 खरीदता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अगर वो 20 खरीद के लाए और 20 की ही डिमांड भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है सर, 20 खरीद के लाए और 20 की डिमांड हो जाए, तो मैं हर यूनिट पे कितना कमा रहा हूं, 30 पैसा। मैं हर यूनिट नहीं 30 नहीं कमा रहा, मैं हर यूनिट पे कितना कमा रहा हूं, 20 पैसा, क्योंकि मैं 30 में खरीद के लाता हूं और 50 पैसे में बेच देता हूं, तो 20 पैसे का मेरा प्रॉफिट है। तो 20 यूनिट अगर मैं बेचूंगा, 20 यूनिट अगर मैं बेचूंगा, बीस यूनिट का अगर मैं बेचूंगा, 20 यूनिट बेचूंगा, 20 पैसे प्रॉफिट होगा मेरा, तो उस सिचुएशन में 4 रुपए में कमा लूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि डिमांड हो गई 30 की, मैं खरीद के लाया 20, तो देखो 20 यूनिट तो मैंने बेच दी, जिसपे मैंने 20 पैसा कमाया, मतलब 4 रुपए तो मैंने कमाया, 4 रुपए मैंने कमाया, बाकी की ठीक है जाने दो सेल्स। और अगर मैं 20 खरीद के लाया और 40 की डिमांड हुई तो भी सर मैं 20 ही बेच पाऊंगा, 20 पैसे के हिसाब से 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। 4 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.55 प्लस 4 इंटू 0.25, 4 रुपए का मेरा एवरेज प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं 30 खरीद के ले आऊं और डिमांड केवल 20 की आई, तो सर बिकेगी तो 20 ही, तो मुझे 4 रुपए का जो है, मुझे 4 रुपए का जो है वो तो प्रॉफिट होगा। लेकिन जो 10 यूनिट नहीं बिकी उस पे मुझे 30 पैसे के हिसाब से 3 रुपए का नुकसान हो जाएगा।
तो मेरा प्रॉफिट केवल और केवल 1 रुपए ही होगा। अगर मैं 30 खरीद के लाऊं, 30 ही बिक जाए, बहुत अच्छी बात है, हर एक पे मैंने 20 पैसा कमा लिया, 6 रुपए कमा लिया। और अगर मैं 30 खरीद के लाया, 40 की डिमांड हुई, तो भी मैं बेच तो 30 ही पाऊंगा, 6 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा। तो 1 इंटू 0.2 प्लस 6 इंटू 0.55 प्लस 6 इंटू 0.25, योर नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट विल बी 5। अगर मैं 40 खरीद के ले आया, बिकी केवल 20, तो जो 20 बिकी उस पे 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो 20 बच गई उस पे 20 इंटू 30 पैसा, 6 रुपए का नुकसान हो गया, तो नेट मेरा 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर मैं 40 खरीद के लाया, 30 ही बिकी, तो 30 पे तो मैंने 6 रुपए कमा लिए, लेकिन जो 10 बच गई उस पे 3 रुपए का मुझे नुकसान हो जाएगा, तो 3 रुपए का प्रॉफिट। और अगर मैं 40 खरीद के लाऊं, 40 बिक जाए, तो और चाहिए क्या सर, 8 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन एवरेज की मैं बात करूं तो -2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.55 प्लस 8 इंटू 0.25, इट विल बी 3.25। तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा 5 रुपए ये वाला ज्यादा है। तो आपका डिसीजन ये है कि सर हम 30 यूनिट जो है उसमें यहां पे डील करने वाले हैं। 30 मैगजीन जो है वो आपको खरीद के लानी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है थ्योरी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड आइडेंटिफाई द की रिक्विजिट फॉर इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका थ्योरेटिकल आंसर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या है और साथ में की रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसको एक बार आप जरूर रीड करके देखिएगा, क्योंकि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो थ्योरी अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा छोटा देखने को मिल रहा है। तो अगर इंस्टीट्यूट का मूड यही है कि इस बार 14 मार्क्स के क्वेश्चन ना पूछकर एग्जाम में भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, क्योंकि 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं मैनेजमेंट के वो थोड़ा सा ट्रिकी ही होते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फुल फ्लेज आंसर का एक डिस्कशन, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके की किसी फिगर को समझने में दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो 100% आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आई थिंक जिस दिन हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, किसी ने भी अपलोड अभी तक किया नहीं है। तो आपके दोस्त भी सर्च कर रहे होंगे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको मैंने ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाए हैं सामने, इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेस्ट क्लासेस सर्च कर रहे हैं, चाहे वो दिसंबर 25 के लिए हो या फिर उसके बाद के लिए हो, तो बेस्ट क्लासेस आर अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। अगर आप मोबाइल पे क्लासेस देखना चाहते हो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाके जितनी वैलिडिटी के लिए आपको क्लासेस बाई करनी है आप बाई कर सकते हो। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस हम प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस का। कम से कम आप 1 मंथ के लिए क्लासेस बाई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से 1 साल के लिए भी क्लासेस आप बाई कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप पे क्लासेस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा www.commercelectures.com। वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली वहां पे भी आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, आपके एग्जाम तक की वैलिडिटी जो आप चूज करना चाहो। इवन आप बुक्स भी अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आपको लेनी है, हार्ड कॉपी लेनी है, तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। और लास्ट में याद दिला दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जल्दी दिसंबर 2025 के लिए हमारा 100% रिवीजन लेक्चर आने वाले हैं यूट्यूब पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 भी लेकर आऊंगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, और उससे पहले एफएमबीडी और ओएमएसएम जो है उसके भी एमक्यूपी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर आप फाइनल के बच्चे और ये क्लास देख रहे हो तो उस सिचुएशन में एससीएम का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और एसएफएम का जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।